विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। मॉडर्न फिजिक्स का ये हमारा पहला चैप्टर है और पहला ही चैप्टर बहुत आसान है। फोटॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में आइडिया लगाना है। ये हमारे पास में ऊर्जा की विविध बंडल होते हैं। क्लियर बात। फोटोन का जो प्रभावी द्रव्यमान है वो m बराबर E बटा c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सारे फॉर्मूले याद रखना भी आसान है, सारी थ्योरेटिकल चीजें भी याद रखना आसान है, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें अपन पढ़ चुके हैं फिजिक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है बेटा। तो आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए आ गए हैं, विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आसान चैप्टर है, ओवरऑल बहुत आसान चैप्टर है। कहने को बात करूं तो पूरी 12वीं क्लास का हमारा सबसे आसान टॉपिक है विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। बेसिकली अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये हमारा पहला चैप्टर है और पहला ही चैप्टर बहुत आसान है। लेने के बात करें तो भाई साहब पूरी मॉडर्न फिजिक्स ही आसान है, इसका खेल एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिए, चलते हैं अपन। सबसे पहले हमारे पास में अपन समझते हैं कैथोड किरणें क्या होती है बेटा। कैथोड किरणों की बात करते हैं। ये एक अत्यधिक निर्वातित विसर्जन नलिका में उत्पन्न की जाती है। कैथोड किरणें कहाँ उत्सर्जित की जाती है, अपन कहां पर उत्पन्न की जाती है उनकी बात कर रहे हैं। ये एक अत्यधिक निर्वातित विसर्जन नलिका में, निर्वातित जो नली है उसमें निर्वात होना चाहिए, उसमें होता है। ये वस्तुतः उच्च विभवांतर 10 वोल्ट से 15 किलो वोल्ट से 10 से 15 किलो वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैथोड किरणें क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे, विभवांतर 10 से 15 किलोवाट से त्वरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ में बात करें विभवांतर से त्वरित कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो बेटा इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो EV बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2m होती है। ये फॉर्मूला हम सबको पहले से भी पता है, ठीक है। कार्य शक्ति ऊर्जा में हम पढ़े थे गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध, तो वहीं से ये फॉर्मूला हमने लिया है। यह विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो सकती है। पूछा जा सकता है क्या कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित हो सकती है। हमारा आंसर जी हाँ, हो सकती है। क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें बेटा जी, तो हमारे पास में आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसको अभी अपन देखेंगे। यहां से देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बड़े परिवार को उनकी आवृत्तियों के बढ़ते क्रम अर्थात तरंगदैर्ध्य के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं अपन कि हमारे पास में ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, बेसिकली इनकी आवृत्तियों के तो बढ़ते क्रम तथा तरंगदैर्ध्यों के घटते क्रम के अनुसार अपन व्यवस्थित करते हैं। और निर्वात में इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है और इसको अपन न्यू लेमड़ा के बराबर बोल देते हैं। ये हमारे पास में आ जाता है लेमड़ा न्यू। क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में ये बेसिकली आ गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहे थे। ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है यहीं पर लिखा गया है, जहां पर हम देखें ये हमारे पास में आवर्ती है। कैसा होता है ये, आवर्तियों के बढ़ते क्रम हुआ तरंगदैर्ध्यों के घटते क्रम में। तो हम देख लेते हैं, आवर्ती की बात कर लेते हैं और तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ अलग अलग तरीके की किरणें हो सकती हैं, जैसे एक्सरे है, विजिबल लाइट्स जो इसमें बिलोंग कर रही हैं। ये विजिबल लाइट्स अपने पास में बेटा ये रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो ये पूरा का पूरा जो हमें ग्राफ दिया गया, ये जो डायग्राम है बेटा, बेसिकली ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जो हमें आवर्ती का तो कैसा क्रम होगा, आवर्ती का बढ़ता क्रम, आवर्ती का बढ़ता क्रम अथवा तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम हमें दिखाया जाएगा। घटता क्रम, इस बात को अपने को ध्यान में रखने का है। क्लियर बात। फिर आगे हम देखें तो हमारे पास में आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जाएगा यहां से। तो क्वांटम सिद्धांत में क्या है, यहां पर बोला है, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि फोटोन क्या होते हैं। ये फोटोन की डेफिनेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पुंज होता है जो ऊर्जा की विविध बंडलों की एक धारा समूह होता है। क्लियर बात, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या बोला हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पुंज होता है, ऊर्जा की विविध बंडलों की एक धारा होता है, जिसे अपन फोटोन कहते हैं। साथ में प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा, जो आवृत्ति है, जो न्यू है, आवृत्ति की बात करें तो ये हमारे पास में न्यू तथा इनकी जो ऊर्जा है बेटा ये होती है h न्यू के बराबर, जहां h प्लांक नियतांक है और प्लांक नियतांक का जो मान है h बराबर 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। इसको अपने को ध्यान में रखने का है। क्लियर बात।
तो सबसे पहली बात क्वांटम फोटॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में आइडिया लगाना है। ये हमारे पास में ऊर्जा की विविध बंडल होते हैं, क्लियर बात। फिर न्यू इनकी आवृत्ति है, ऊर्जा एच न्यू होती है। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है। फिर साथ में बेटा हम बात करें प्लांक के अनुसार, इन्होंने क्या बोला कि फोटोन की जो ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती। देखिए प्लांक के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा है वो विकिरण की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है, क्लियर बात। तो यहां पर ये हमारे पास में कि ऊर्जा जो है आवृत्ति के सीधे सीधे समानुपाती होती है। तो E बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा, यहां पर यह आ जाएगा E बराबर एच न्यू, जहां से अपन न्यू की जगह लिख देते हैं बेटा ये जो आवृत्ति है ये सी लेमड़ा के बराबर आ जाती है। तो ये एच सी बटा लेमड़ा हो जाएगा, जहां पर अपन इसको लिख देंगे 12। ये अगर अपन इसको एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो 12,400 एंगस्ट्रम बटा लेमड़ा हमको आंसर मिलेगा। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा क्योंकि एच सी अपॉन ई को ये वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया है। फिर साथ में अपन बात करें फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा। बेटा फोटोन का जो प्रभावी द्रव्यमान है ये भी हमें पूछा जाता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फोटोन का जो प्रभावी द्रव्यमान है वो m बराबर E बटा सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? m बराबर E बटा सी स्क्वायर के बराबर, जो कि E की वैल्यू की बात करें, E हमें कितना दिया है यहाँ पर hc अपॉन लेमड़ा। तो ये hc अपॉन लेमड़ा यहाँ पर पुट कर देंगे, सी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक सी से एक सी खत्म हो जाएगा और h बटा सी लेमड़ा आ जाएगा, जहां से अपन बोल देंगे कि m व्युत्क्रमानुपाती है इसके तरंग दैर्ध्य के। लेमड़ा यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य दी गई है। अतः बैंगनी प्रकाश के फोटोन का द्रव्यमान लाल प्रकाश के फोटोन के द्रव्यमान से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अपन प्रभावी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें पता है कि रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य है बेटा जी वो वॉयलेट कलर की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होती है। तो अपन बोल देंगे यहाँ पर अगर रेड कलर के जो फोटोन है उनके द्रव्यमान की बात करेंगे तो रेड कलर के फोटोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वॉयलेट से। वॉयलेट बोले तो हमारे पास में बैंगनी प्रकाश के फोटोन का द्रव्यमान लाल प्रकाश के फोटोन के द्रव्यमान से अधिक होता है, क्योंकि लेमड़ा इनकी क्या होती है, इसकी लेमड़ा कम होती है। क्लियर बात। लेमड़ा बोले तरंग दैर्ध्य वो लाल कलर की सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। फिर बात करें फोटोन का रेखीय संवेग। फोटोन का जो रेखीय संवेग है बेटा जी वो बराबर होता है P बराबर E बटा C के। E बराबर H न्यू बाई C, न्यू बाई C को अपन क्या बोल देते हैं H। क्लियर, अपने पास में आ जाएगा H बाई लेमड़ा। बात क्लियर है, क्योंकि न्यू बराबर C बाई लेमड़ा है तो यहां से अपन न्यू को यहां ले आएंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में फोटोन का रेखीय संवेग हो जाता है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की अगर अपन बात करें बेटा, इसमें हमने 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली यहाँ पर। एक तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबा, यहां से कंफर्म सवाल पूछा जाएगा, कंफर्म यहां से सवाल पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज देख लीजिए बार बार यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। तुम्हारे डीपीपी मॉड्यूल में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को तुम्हें मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। प्रभावी द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या है इसके बारे में भी हमको अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए। फिर बात करें प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता की बात करें, देखिए तीव्रता की ही बात कर रहे हैं अपन। तो तीव्रता जब अपन वेव पढ़ रहे थे वहां पर भी हम बोला था कि एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड जो ऊर्जा होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर E बटा AT, तो ये आ जाएगा E बाई T को अपन क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। क्लियर बात। तो ये आ जाएगा P बटा A, ऊर्जा बटा समय, पावर होती है, शक्ति होती है। P यहाँ पर क्या है बेटा, पावर। क्लियर बात। तो तीव्रता बराबर E बटा AT कह दो, चाहे इसे P बटा A कह दो, बात एक ही है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, P स्रोत की शक्ति है, A हमें क्षेत्रफल दिया गया है और T हमारे लिए यहाँ पर लिया गया समय है, और E T समय में आपतित ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होती है, हम यहाँ पर देख लेंगे कि ऊर्जा बराबर होता है बेटा जी, यहाँ पर ऊर्जा बराबर होता है H न्यू। क्लियर बात। एक फोटोन की ऊर्जा है, ये किस फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की। अगर मेरे पास में सिस्टम में कुल n फोटोन्स हैं तो क्या E बराबर NH न्यू हो जाएगा। ये यहाँ पर यही लिखा है, T समय में आपतित ऊर्जा NH न्यू, जहां पर n T समय में आपतित फोटोनों की कुल संख्या है। n क्या है, फोटोनों की कुल संख्या। एक फोटोन की ऊर्जा H न्यू, n फोटोनों की संख्या
होने की वजह से उन n फोटोनों की जो ऊर्जा है वो E बराबर n गुणा h न्यू हो जाएगा। तो हमारे पास में ये जो तीव्रता है हम ऊर्जा में लिख देंगे n h न्यू बटा at और बराबर n h न्यू बटा a। ये हमारे पास में इसका दूसरा समीकरण आ गया है, जहां पर n प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, कि n तो क्या है, किसी समय में कुल फोटोनों की संख्या को हमने कैपिटल N बोला, क्लियर बात। लेकिन अगर इकाई समय में एक सेकंड में कितने फोटोन आएंगे तो देख ले, मैं लिख देता हूं, t समय में आपतित फोटोन, t समय में अपन बात कर लेंगे आपतित फोटोन। तो t समय में आपतित फोटोन n है, तो प्रति सेकंड आपतित फोटोन कितने हो जाएंगे, n बटा t हो जाएंगे, जिसको हमने स्मॉल n बोल दिया है। तो हमारे पास में आ गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम अगर बात करें p बटा a बराबर h, ये n h न्यू बटा a आ जाएगा, और ये हमारे पास में n बराबर p बटा h न्यू बराबर p लेमड़ा बटा hc। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने के बेटा, और ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हमें याद रखना है, क्लियर बात। फिर आगे देखें, हमारे पास में परावर्तक सतहों की बात करें कि प्रकाश किसी सतह पर गिर रहा है और वो सतह पूर्णतया परावर्तक सतह पर होती है। वो सतह कैसी होती है, पूर्णतया परावर्तक होती है। तो उस पर जो आरोपित बल होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि प्रकाश आपतित हुआ, तो जैसे हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से प्रकाश आपतित हो रहा था, यहाँ पर ये आपतित सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है पूर्णतया परावर्तक सतह, अगर पूरा का पूरा जो प्रकाश आता है वो सतह पर गिरा और परावर्तित हो जाता है, तो जो बल आएगा वो बल F बराबर N2H बटा लेमडा या बराबर 2P बटा C हो जाएगा। तथा दाब की बात करेंगे तो फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल 2P बटा CA बराबर 2I बटा C, जहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा A। अभी हमने देखा था जब अपन पिछला फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, बात समझ में आती है। फिर आगे अपन बात करें पूर्णतया अवशोषक पृष्ठ पर आरोपित बल। अगर यहाँ पर ये जो सतह है वो कैसी है, पूर्णतया परावर्तक सतह है। अब अपन बात कर रहे हैं यदि परावर्तक पूर्णतया अवशोषक पृष्ठ पर आरोपित बल की बात कर रहे हैं कि जो सतह है वो पूर्णतया अवशोषक है, तो इस पर बल कितना हो जाएगा, F बराबर P बटा C, N बराबर P लेमड़ा बटा HC। तथा दाब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा F बटा A और P बटा AC बराबर 1 बटा C आंसर आएगा अपना। बात समझ में आती है, काफी आसान चीज ये भी थी। फिर यदि कोई प्रकाश पुंज पूर्णतया परावर्तक सतह पर थीटा कोण पर आपतित हो तो आरोपित बल, कि ये आपतित फोटोन था, थीटा पर आया, यहाँ पर थीटा कोण पर आपतित होता है और ये थीटा कोण पर ही निकल जाता है। ये प्रकाश था कुछ इस तरीके से आपतित हुआ और कुछ इस तरीके से यहां से परावर्तित हो जाता है किसी कोण थीटा पर। बात क्लियर। तो हमें यहाँ पर जो आरोपित बल मिलेगा बेटा जी, वो मिलेगा F बराबर 2IA cos स्क्वायर थीटा बटा C। अब अगर यहां से ये कोण सीधे, अगर प्रकाश यहां से सीधे सीधे आता कुछ इस तरीके से, तो ये कोण 0 डिग्री हो जाता, cos 0 का मान कितना हो जाता, 1, तो 2IA बटा C हो जाता। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये कि 2IA बटा C, यहां से ये आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करें बेटा, ये याद रखने का है। और यदि कोई प्रकाश पुंज पूर्णतया अवशोषक पृष्ठ पर थीटा कोण पर आपतित हो, कि ये सतह पूर्णतया अवशोषक रहे, पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया जाए, तो हमें जो बल लगेगा वो कितना है, I1 cos थीटा बटा C आ जाएगा। इस परावर्तक और ये जो अवशोषक सतह है, ये उसके बल हमने अलग अलग देख लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना है और सवाल इसके सोल्व करने हैं, ठीक है। आगे चले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से थ्योरी के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जब किसी धातु पर एक विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस घटना को अपन प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को पता भी होगा क्योंकि क्लास में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा भी है कि अगर किसी धातु पर अपन विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाल दें तो उस सतह से या उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जान लेते हैं। और इससे हमें कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये परिणाम कौन कौन से हैं, इसे केवल क्वांटम सिद्धांत, फोटोन अवधारणा द्वारा ही समझा जा सकता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है,
इसको हम सिर्फ फोटोन अवधारणा से ही समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन उस स्थिति में ही उत्सर्जित होंगे जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू ज्यादा होगी हमारे पास में म्यू नॉट, जो कि देहली आवृत्ति है। क्लियर बात, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, देहली आवृत्ति। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है बेटा, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में उत्सर्जित हो सकते हैं जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से ज्यादा हो जाए। बात क्लियर है। फिर अपन बात करेंगे म्यू नॉट के संगत तरंगदैर्ध्य देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अलग अलग धातुओं के लिए म्यू नॉट का मान अलग अलग होता है। अलग अलग धातु मतलब ये जो देहली तरंगदैर्ध्य है बेटा, ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। क्लियर बात। और देहली आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्ध्य है उसको अपन देहली तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं। और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है कि कितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा, उसी हिसाब से हमें प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता पाएंगे अपन। बात क्लियर है। फिर आगे अपन चलें तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की बात करें तो आइंस्टीन ने बोला था कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा और कार्यफलन का योग होता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आइंस्टीन ने क्या बोला कि किसी फोटोन की जो ऊर्जा है बाबा, वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसके कार्यफलन का योग होता है। सिंपल सी कहानी है। तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी प्लस कार्यफलन फाई है। फाई यहाँ पर कार्यफलन वर्क फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को हमें धातु परमाणुओं से बाहर निकालना है तो उसको जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसी को अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, जो कि बराबर होता है फाई बराबर एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर ये देहली आवृत्ति है। ये क्या है, देहली आवृत्ति है, ये न्यूनतम आवृत्ति है। क्लियर बात, देहली आवृत्ति। तो ये हमें पता होना चाहिए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा। फिर आगे हम चलें तो हमारे पास में आता है निरोधी विभव या अंतकह विभव। निरोधी विभव या अंतकह विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक मंदन विभव का न्यूनतम मान। बहुत अच्छे से समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकना है तो हमें आवश्यक मंदन विभव का जो न्यूनतम मान है उसी को अपन क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतकह विभव कहते हैं। और ईवी कट ऑफ बराबर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम के लिए बराबर आ जाता है। प्रति एकांक समय में सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या फोटोन फ्लक्स कहलाती है। फोटोन फ्लक्स पूछा जा सकता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको पता होना चाहिए। तो प्रति एकांक समय में पूछा जा सकता है भाई साहब फोटोन फ्लक्स क्या होता है। तो बेटा प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं, फोटोन संख्या कहते हैं, फोटोन फ्लक्स कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, हमें क्या बोला हुआ है कि फोटोन फ्लक्स क्या होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या ही फोटोन फ्लक्स कहलाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। फिर आगे चले हम तो हमारे पास में बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ आ गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, प्रकाश के विद्युत प्रभाव से रिलेटेड। ये ग्राफ ऐसे कैसे हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास में ग्राफ बना हुआ है प्रकाश धारा और विभव के बीच में। ये प्रकाश धारा है, ये विभव है। यहां पर हमारे पास में है निरोधी विभव V नॉट। तो हमारे पास में ये दो ग्राफ बनाए गए जिनकी तीव्रता अलग अलग है। ये I2 है और ये तीव्रता I1 है। तो बेटा यहाँ पर I2 तीव्रता ज्यादा होगी I1 से, क्योंकि यहाँ पर विभव कैसा है, नियत है। विभव कैसा है, नियत है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्राफ दिया जाएगा तो ऊपर वाले ग्राफ की तीव्रता हमेशा ज्यादा रहेगी नीचे वाले तीव्रता से, क्योंकि विभव नियत हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करें, यहाँ पर ये अब ग्राफ बना दिया है आवर्ती और विभव के बीच में, आवर्ती और निरोधी विभव के बीच में। दो धातुएं ली हमने, एक धातु का ग्राफ ये है, ये दूसरी धातु का ग्राफ है। ढाल बराबर क्या आ जाएगी, H/E। और हमारे पास में कुछ इस तरीके से अपन तुलना कर रहे हैं।
तो इसकी जो दहली आवृत्ति है वो V नॉट है और इसकी जो दहली आवृत्ति है वो V नॉट डैश है। तो V नॉट डैश पक्की बात है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा V नॉट से, क्लियर बात। और ये हमारे पास में ये जो बिंदु है ये आ जाएगा माइनस फाइव नॉट बटा ई माइनस फाइव नॉट डैश बटा ई, क्लियर बात। ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर आगे देखें बेटा, हमारे पास में प्रकाश धारा और तीव्रता का ग्राफ है। तो प्रकाश धारा और तीव्रता समानुपाती होती है, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसे कैसे। और प्रकाश धारा और विभव का ग्राफ अगर बनाए तो हमारे पास में ये μ2 μ1, यहाँ पर तो μ2 ज्यादा हो जाएगा μ1 से, μ2 ज्यादा होगा μ1 से, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा तब। फिर हमारे पास में आ गया है काइनेटिक एनर्जी व आवर्ती में ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी व आवर्ती में अगर अपन ग्राफ बनाते हैं बेटा जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट है। इसको अगर मैं देखिए ये कैसे आया हमारे पास में, ये आइंस्टीन के समीकरण से आया। फाइव नॉट हमारे पास में कार्यफलन है कि ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट को इधर बुला दिए। इसको y बराबर mx प्लस c सरल रेखा की समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो हमें यहां से देखिए अपने को किस किस में ग्राफ बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और आवर्ती में। तो यहां से ढाल बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ढाल बराबर बेटा मिल जाएगा h, और अगर अपन बात करें y इंटरसेप्ट की तो ये मिल जाएगा माइनस फाइव नॉट, क्लियर बात। तो यहां से ढाल m बराबर tan थीटा बराबर h, सभी धातुओं के लिए समान होता है प्लांक। इसका मतलब ये हमारे पास में ढाल सबकी बराबर ही रहेगी। धातु A ले लो चाहे से धातु B ले लो, अपन काइनेटिक एनर्जी और इसमें ग्राफ अपन बनाएंगे आवर्ती में, तो ढाल दोनों में बराबर, मतलब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही होना पड़ेगा, भले ही हमारे पास में ये दो अलग अलग धातुएं हैं। फिर निरोधी व्यू V नोट व आवर्ती V के मध्य अपन ने ये ग्राफ बनाया है, जहां पर हमारे पास में ये फाइव बी और ये आ जाएगा हमारे पास में फाइव ए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अधिकतम का ग्राफ है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएंगे और अपन बोल देंगे कि सिंपल सी कहानी है, फाइव नॉट बी का ज्यादा हो जाएगा फाइव नॉट ए से, क्लियर। क्योंकि ये क्या है हमारे पास में अंतःखंड है, वाई अंतःखंड। फिर आगे अपन बात करें तो ये हमारे पास में फिर से दहली आवर्ती और हमारे पास में ये आवर्ती के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। फिर इसको देख के हमने देखा है ईवी नॉट बराबर एच वी माइनस फाइव नॉट, वी नॉट बराबर एच ई का भाग दे दिया है, ये वी आ गया और माइनस फाइव नॉट बटा ई। ये मेटल ए और मेटल दो की, धातु एक व धातु दो के बीच में ग्राफ आ जाएगा। तो ढाल एच बाई ई सभी धातुओं के लिए हो जाएगी और वाई इंटरसेप्ट हमें दोनों के देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी अपन तुलना किससे कर रहे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, जो कि हमारे को किसकी ग्राफ है, ये सरल रेखा की ग्राफ है, क्लियर। फिर आगे हम बात करें बेटा तो हमारे पास में आता है क्वांटम दक्षता। क्या होती है क्वांटम दक्षता, इसको अपन समझ लेते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक संख्या का अनुपात ले लो प्रति सेकंड आपतित, कि आपतित फोटोनों के मुकाबले कितने फोटॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उत्सर्जित हो जाते हैं प्रति सेकंड, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम दक्षता कहते हैं। तो ये हमारे पास में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बटा एनपीएच, क्लियर। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रतिशत दक्षता मिल जाएगी। तो क्वांटम दक्षता अगर x प्रतिशत है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेंगे तो ये x बटा 100 गुणा एनपीएच, इसको इधर ले जाएंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो हमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो x बटा 100 और ये एनपीएच इधर आ जाएगा, जहां से हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। बात क्लियर। यहाँ पर मैंने जो प्लांक नियतांक है उसका मान रख दिया है, तो हमारे पास में सीधे सीधे ये फॉर्मूला इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा की बात करें तो बेटा I बराबर Q बटा T आ जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा T आ जाएगा। देखिए ये N ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और NPH क्या है, हमारे पास में फोटोनों की कुल संख्या। लिख देता हूं Ne, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और फोटोनों की संख्या NPH, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये इस तरीके से, ये फोटोनों की कुल संख्या आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा हमें पता होती है Q बटा T होती है, Q बराबर Ne होता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो पदार्थ की, अपन बात करें पदार्थ की तरंग प्रकृति। पदार्थ की तरंग प्रकृति की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन पुंज तथा पदार्थ के अन्य रूप तरंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें व्यतिकरण या विवर्तन शामिल है। इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो अपन लेमड़ा बराबर H बटा P बोलते हैं, और ये कण की अपने को तरंगदैर्ध्य को बताता है, क्लियर बात। डी ब्रोगली की समीकरण आ गई है हमारे पास में। द्वैत प्रकृति की हम बात करें पदार्थ की, ठीक है। तो ये हमारे पास में तरंग प्रकृति इलेक्ट्रॉन पुंज तथा पदार्थ के अन्य रूप तरंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्लियर।
बात तो ये हमारे पास है जिन्हें व्यतिकरणीय विवर्तन शामिल है और इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ये आ जाएगी। फिर आगे अपन बात करें गतिमान कणों से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कि अगर कण गतिमान है तो उनसे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी। तो यदि एक कण द्रव्यमान m व v के साथ v वेग के साथ गतिशील है तो कण की जो गतिज ऊर्जा है वो 1/mv² बराबर p²/2m, जहां पर p हमारे पास में क्या है, संवेग है। p क्या है, संवेग है। तो कण का संवेग p बराबर mv होता है, जिसको √2me e यहां पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार कण से संबंध तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p होता है। p की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन बेटा ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सूत्र आ जाता है, यहां से भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर बात, तो बहुत अच्छे से इन सभी सूत्रों को ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास में है बेटा आवेशित कणों से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इलेक्ट्रॉनों की बात करें, हमारे पास में सबसे पहले आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसकी अपन बात कर लेंगे तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिएगा बेटा, इसको याद रखिएगा ऐसे की ऐसे। तो लैम्डा बराबर 12.27 गुणा 10⁻⁻10 बटा √μ इंटू m बराबर 12.27 बटा √μ एंगस्ट्रम आ जाएगा। अतः लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/√μ के। क्लियर बात। फिर आगे हम देखें तो प्रोटॉन के लिए अगला आवेशित कण प्रोटॉन है, उसके लिए ये इसकी तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। ड्यूट्रॉन की तरंगदैर्ध्य ये आ गई और अल्फा कण ये आ गए। तो ये हमारे पास में कुछ आवेशित कण थे जिनमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा। फिर हमारे पास में अगला आया प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन और फिर अल्फा कण। क्लियर बात। अल्फा कण क्या है, 2He+4, ये अल्फा कण आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर, पता होना चाहिए सारी बातें। तो बेटा आज का हमारा जो चैप्टर था इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं और ओवरऑल अगर अपन बात करें तो बेटा जी हमारे लिए पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान ही था। सारे फॉर्मूले याद रखना भी आसान है, सारी थ्योरेटिकल चीजें भी याद रखना आसान है, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें अपन पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। क्लियर। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर था बेटा जी, तो बहुत अच्छे से समझिए, इसके सवाल लगाइए और बहुत मस्ती और मौज के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।